हेलो एवरीवन, जय हिंद। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम करने जा रहे हैं मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस। आज का हमारा क्वेश्चन ब्लू रेवोल्यूशन पे है, जो कि जनरल स्टडीज़ पेपर 1 ज्योग्राफी सेक्शन में आता है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर लिखा होगा और अब आप अपने आंसर को चेक कर सकते हैं। जो भी पॉइंट्स ऐसे हैं जो आप लोगों ने अपने आंसर में एक्स्ट्रा लिखे हुए हैं, वो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि और स्टूडेंट्स भी उन पॉइंट्स को ले सकें। और जो पॉइंट्स आपने अपने आंसर में नहीं लिखे हैं बट आपको इस क्वेश्चन में, इस आंसर में आज इस वीडियो में मिलते हैं, आप उनको अपने आंसर में ज़रूर ऐड ऑन कीजिए। तो शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले मैं आपको अपने कोर्सेज़ के बारे में बता दूं। तो हमारा करंट अफेयर्स बैच चलता है, जिसमें PDF प्लस लाइव डाउट सेशंस लिए जाते हैं रेगुलर बेसिस पे। GS प्री प्लस मेंस बैच है, फुल फ्लेश्ड बैच है, जिसमें NCERT 6 क्लास से लेके एडवांस बुक्स तक की कवरेज कराई जाती है। मेंस आंसर राइटिंग बैच है, जिसमें एक बहुत अच्छी फैकल्टी है, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, बिल्कुल बेसिक से NCERT से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करा रहे हैं। एंड NCERT सेल्फ स्टडी कम टेस्ट सीरीज़ बैच है, जिसमें डेली बेसिस पे टारगेट्स और टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड की जाती है। उनमें एनरोल करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप या टेलीग्राम करके पे मैसेज करके आप इन कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। आज का क्वेश्चन है, डिफाइनिंग ब्लू रेवोल्यूशन, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रैटेजीज फॉर पिसिकल्चर डेवलपमेंट इन इंडिया। नीली क्रांति को परिभाषित करते हुए भारत में मत्स्य पालन विकास के लिए समस्याओं और रणनीतियों की व्याख्या करें। ये जनरल स्टडीज़ पेपर 1 ज्योग्राफी सेक्शन के अंडर आता है और ये क्वेश्चन UPSC ने 2018 में पूछा था। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमसे किसके बारे में बात की जा रही है, क्या पूछा गया है? ब्लू रेवोल्यूशन। हमें ब्लू रेवोल्यूशन को थोड़ा सा डिफाइन करना है, और जैसे कि इसमें बताया गया है कि हमें उसकी प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन करना है और फिर उन प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए या फिर पिस्सीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए स्ट्रैटेजीज बतानी है। तो बेसिकली हमारा पॉइंट ऑफ फोकस क्या होगा यहाँ पे इस क्वेश्चन में? ब्लू रेवोल्यूशन। तो अगर हम जैसे 3 पार्ट्स में अपने आंसर को डिवाइड करते हैं, इंट्रोडक्शन, मेन पार्ट एंड कंक्लूजन। तो इंट्रोडक्शन में हम किसके बारे में बताते हैं? हमारा पॉइंट ऑफ फोकस। पॉइंट ऑफ फोकस क्या है हमारा? ब्लू रेवोल्यूशन। तो हम ब्लू रेवोल्यूशन के बारे में बताएंगे। सिंस यहाँ पे क्लियरली बोला गया है डिफाइनिंग ब्लू रेवोल्यूशन, तो हम अपने इंट्रोडक्शन में ही ब्लू रेवोल्यूशन को थोड़ा सा डिफाइन कर सकते हैं। आफ्टर दैट हम अपने बॉडी पार्ट में उसकी प्रॉब्लम्स और स्ट्रैटेजीज के बारे में बताएंगे एंड एंड में हम अपने आंसर को कंक्लूड करते हुए ख़त्म करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ब्लू रेवोल्यूशन क्या है? जैसे कि हमने ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में देखा है। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है कि एग्रीकल्चर के अंदर उपज बढ़ाने के लिए, फूड सिक्योरिटी को एनहांस करने के लिए, अच्छे से क्रॉप्स ग्रो हो सकें, मकैनाइजेशन हो, अच्छे से टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड की गई हैं, फर्टिलाइजर्स दिए गए, अच्छी वैरायटी की सीड्स, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स दी गई, ताकि एग्रीकल्चर में ग्रोथ हो। एग्रीकल्चर में ग्रोथ होगी तो जो वो फार्मर्स हैं उनकी इनकम भी इंक्रीज होगी और इंडिया में फूड सिक्योरिटी बढ़ेगी। ये कॉन्सेप्ट क्या आया था, इसको क्या बोला गया? ग्रीन रेवोल्यूशन। उन्हीं ग्राउंड्स पे एक और रेवोल्यूशन, एक और क्रांति की शुरुआत की गई, जो क्रांति किससे रिलेटेड थी? मछलियों से और मत्स्य पालन से रिलेटेड थी, समुद्री उत्पाद से रिलेटेड थी, फिश एंड मरीन प्रोडक्ट। तो फिशेस के प्रोडक्शन में या मरीन प्रोडक्ट, समुद्री उत्पादों को की बढ़ोतरी के लिए, उनमें बढ़ावा करने के लिए एक पैकेज प्रोग्राम लाया गया, जिसको हमने नाम दिया ब्लू रेवोल्यूशन। सेम ग्राउंड्स पे है। जैसे कि एग्रीकल्चर में बढ़ोतरी हो, उसके लिए क्या लाया गया, या फिर क्रॉप्स में बढ़ोतरी हो, ग्रेन्स अच्छे आए, फूड सिक्योरिटी हो हमारी कंट्री में, उसके लिए ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया। इसी तरीके से समुद्री उत्पाद, मरीन प्रोडक्ट्स इंक्रीज हो, फिशिंग की प्रोडक्शन ज़्यादा हो, उसके लिए ब्लू रेवोल्यूशन लाया गया। तो ब्लू रेवोल्यूशन कब लाया गया? ये रेवोल्यूशन या ये पॉलिसी कब लॉन्च की गई थी? 7th 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान्स के बारे में हमने पढ़ा है, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा इकोनॉमिक्स में, या फिर आप लोग पढ़ेंगे ज़रूर। इकोनॉमिक्स में हम 5 ईयर प्लान्स के बारे में पढ़ते हैं। उन 5 ईयर प्लान्स में जो 7th 5 ईयर प्लान था, उसमें ब्लू रेवोल्यूशन को लॉन्च किया गया था, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसको लॉन्च किया था?
फिश फार्मर्स डेवलपमेंट अथॉरिटी, मछली किसान विकास प्राधिकरण, FFDA, फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी को स्पॉन्सर किया गया। किस एम से, क्या मोटिव था, किस लिए किया गया? कि एक अच्छी डेवलपमेंट हो फिशरीज सेक्टर में, जो मत्स्य पालन है, मछली है, उनका विकास हो एक बहुत अच्छे तरीके से इंटीग्रेटेड सब कुछ लेके, और एक अच्छे लेवल पे उनका विकास हो और उनकी मैनेजमेंट की जाए। अगर उनका विकास होगा तो इनडायरेक्टली क्या होगी कि जो फिश फार्मर्स हैं, मतलब जो मछुआरे हैं, फिश फार्मर्स हैं, उन लोगों की या फिर फिशर फोक है, उनकी कंडीशंस, क्योंकि उनकी क्या होगी बेसिकली, आय बढ़ेगी, इनकम इंक्रीज होगी, उनकी उनकी इनकम इंक्रीज होगी तो उनकी लिविंग कंडीशंस भी इंक्रीज होगी, मतलब उनका सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस उनकी इंक्रीज होगी, उनका विकास होने लग जाएगा। तो सेम ग्राउंड्स हैं, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन में फार्मर्स की इनकम इंक्रीज करने पे भी फोकस किया गया था कि अगर एग्रीकल्चर इंक्रीज होगा तो फूड सिक्योरिटी भी होगी, और साथ ही साथ क्या होगा, फार्मर्स की इनकम भी इंक्रीज होगी। फार्मर्स की इनकम इंक्रीज होगी, किसानों की आय बढ़ेगी, तो उनका अ, उनकी कंडीशंस, उनके पास उनकी लिविंग कंडीशंस, उनका रहन सहन, उनका खाना पीना सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे मछुआरों की या फिश फार्मर्स हैं उनकी बात की गई कि अगर अच्छे से डेवलपमेंट होगा फिशरीज सेक्टर में, उनका वहाँ की मैनेजमेंट अच्छे से होगी, तो फार्मर्स की इनकम भी इंक्रीज होगी, और इनकम इंक्रीज होने से उनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस भी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये हमने बात की इंट्रोडक्टरी सेंस में, मतलब इंट्रोडक्शन में, ब्लू रेवोल्यूशन है क्या और वो किस लिए लाया गया था। अब हम बात करेंगे जो हमसे एक्चुअल में मेन पार्ट पूछा गया है कि प्रॉब्लम्स क्या एसोसिएटेड हैं उससे, क्या क्या दिक्कतें, क्या क्या समस्याएं हैं नीली क्रांति में, ब्लू रेवोल्यूशन में, और क्या क्या स्ट्रैटेजीज, क्या क्या नीतियां हमें अपनानी चाहिए पिस्सीकल्चर के डेवलपमेंट में। तो हम सबसे पहले प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। प्रॉब्लम्स मतलब समस्या, क्या क्या समस्याएं। सबसे पहली तो जो जब हम जलीय या फिर फिशरीज सेक्टर की बात करते हैं या फिशरीज रिसोर्सेज के संसाधनों की बात करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक रिलायबल पर्याप्त डाटा ही नहीं है, पर्याप्त इंफॉर्मेशन ही नहीं है हमारे पास, जिसकी वजह से जब हमारे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो सरकार उसके हिसाब से या उसको सही करने के लिए, उसकी प्रोग्रेस के लिए पॉलिसीज़ ही नहीं बना पाती जो एक्चुअल में जिन पॉलिसीज़ की ज़रूरत है। अब आप खुद सोच के देखिए, अगर हमें किसी चीज़ की नॉलेज ही नहीं है या हमें किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन अच्छे तरीके से पता ही नहीं है, तो क्या हम उसी चीज़ को लेके एक डिसीजन ले सकेंगे जिससे कि उस पे जस्टिस हो? नहीं ले पाएंगे हम जब तक हमें पूरा उसका डाटा हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। तो एक रिलायबल डाटा ना होने की वजह से गवर्नमेंट, सरकार वो नीतियाँ बना ही नहीं पाती जो नीतियाँ एक अच्छी सप्लाई के लिए, कि अच्छी क्वालिटी सीड्स मिलें या एक अच्छे से एनफोर्समेंट हो, अच्छे से डेवलपमेंट हो, उसके लिए जो भी नीतियाँ चाहिए वो सरकार बना ही नहीं पाती, क्योंकि उनके पास डाटा ही पर्याप्त नहीं होता। ये तो थी हमारी पहली प्रॉब्लम। उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है कि वाटर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण। अब अगर हम आज के टाइम पे देखें तो जैसे यमुना की भी जब हम बात करते हैं, अगर हम एक करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग से कनेक्ट करें, तो आज यमुना कितनी ज़्यादा न्यूज़ में रहती है, और काफ़ी सालों से यमुना न्यूज़ में चलती आ रही है, किस लिए? पॉल्यूशन के चलते, कि यमुना नदी में पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। तो पॉल्यूशन अगर ऐसे ही बाकी रिवर्स में या जहाँ पे जो फिशरीज़, जहाँ पे फिशेज़ मत्स्य पालन होता है, जहाँ पे फिशरीज़ सेक्टर है डेवलप करता है, अगर वहाँ पे पॉल्यूशन बढ़ता चला जाएगा तो क्या वो वहाँ के जीवों को नुकसानदायक नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अच्छे तरीके से जो जलीय कृषि है वो भी एक साइंटिफिक तरीके से, जिस तरीके से होनी चाहिए वो नहीं की जा रही है, या ओवर एक्सप्लॉइटेशन, मतलब एक क्या बोलते हैं, पालन अच्छे से नहीं हो रहा है, जो मत्स्य पालन करते हैं, फिशरीज़ हैं, उनको ओवर एक्सप्लॉइटेशन, मतलब कि ज़्यादा फिशरीज़ को लेने लग जाते हैं, जिससे कि उनकी ब्रीडिंग भी अच्छे से नहीं हो पाती है, या फिर गलत तरीके से उनको निकालते हैं। तो इस तरीके से या गलत तरीके से गलत एनवायरनमेंट में उनको रखा जाता है, उनको खाना प्रोवाइड किया जाता है।
तो जब उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो उसकी वजह से भी दिक्कतें आ रही हैं कि वो ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पा रही हैं, या फिर एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है फिशिंग वेसल्स के लिए जहाँ पे कि वो अपने, अब जैसे एग्रीकल्चर की ही हम बात करते हैं, तो अगर एग्रीकल्चर के अब कटाई हमने कर ली, बुआई कर ली, कटाई कर ली, कटाई करने के बाद अगर उस टाइम पे इतनी डिमांड नहीं है मार्केट में, उसकी डिमांड नहीं हुई, तो किसान को अपना वो जो बचा हुआ ग्रेन्स है, बचा हुआ खाना है, उसको स्टोर तो करना पड़ेगा ना। तो स्टोर करने के लिए उसको इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, एक ढांचे की ज़रूरत है। जब वो ढांचा होगा तो किसान अपना उस खाने को उस ढांचे में स्टोर करके रख सकता है ताकि वो ख़राब ना हो और किसान को नुकसान ना हो। तो उसी तरीके से एक फिश फार्मर जो मत्स्य किसान होता है, उसको भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है जहाँ पे कि वो अपने वेसल्स को, या फिर वो अपनी जो फिशेस वगैरह है जो बिकी नहीं है, या जो उसका जितना भी उसने अ, आय लिया है, तो वो उसको वहाँ पे रख सके। तो क्योंकि उसके पास लैंडिंग या बर्थिंग फैसिलिटीज़ नहीं है, वो फैसिलिटीज संसाधन ना होने की वजह से भी ये बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती जा रही हैं ब्लू रेवोल्यूशन में। अगली हम बात करें तो मैनी फिशरीज मैनेजमेंट बॉडीज डू नॉट हीड साइंटिफिक एडवाइस। मतलब बहुत सारी जैसे जो बॉडीज़ क्रिएट की गई हैं जो फिशरीज़ को मैनेज करती हैं, बॉडीज़ उन पे के उनको रेगुलेट करती हैं या देखती हैं किस तरीके से काम चल रहा है, तो वो एक साइंटिफिक एडवाइस पे रिलाई नहीं करती। मतलब अगर उनको ये बोला गया है कि एक एक कोटा है, इतनी ही लिमिट में आप फिशेस कैच कर सकते हैं, या एक मत्स्य किसान, एक फ़िश फार्मर इतनी ही फ़िशेस कैच कर सकता है एक टाइम पे या पर डे, अगर उनको एक एस्टीमेट दिया जाता है, तो वो उस साइंटिफिक एडवाइस को ध्यान में नहीं रखते, वो उस साइंटिफिक एडवाइस को फॉलो नहीं करते। वो अपने हिसाब से चलते हैं और वो एक अपने हिसाब से लिमिट सेट करते हैं, जिसकी वजह से जो फिशरीज़ हैं उनमें दिक्कत आने लग जाती है, या उनकी ब्रीडिंग में भी दिक्कत आने लग जाती है। अब एक चीज़ अगर आप बहुत ज़्यादा मैक्सिमम एक्सटेंट तक निकालोगे तो वो एक टाइम पे आके ख़त्म भी हो जाएगी, लुप्त भी हो जाएगी। तो उसको आगे बढ़ने के लिए, उनकी आगे और ब्रीडिंग होने के लिए एक लिमिट में हमें उनको कैच करना पड़ेगा। अगर वो परमिसिबल लिमिट क्रॉस कर दी जाएगी तो वो एक टाइम पे आके लुप्त भी हो सकती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो फिशरीज़ मैनेजमेंट बॉडीज़ हैं, वो इस चीज़ को कंसिडर नहीं कर रही हैं, वो इस चीज़ को देख नहीं पा रही हैं। अगला कि जो ये फ़िश फार्मर्स हैं, अब उनको बहुत सारी चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स की भी ज़रूरत पड़ती हैं। लेकिन क्योंकि उनके पास कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, उनके पास पैसों की कमी होती है, पैसों की कमी होने की वजह से वो कई बार इतने अच्छे से काम नहीं कर पाते, या उतने अच्छे से वो इनकम नहीं हो पाती उनकी जो उनकी होनी चाहिए, या एक प्रॉपर ट्रांसपोर्ट या मार्केटिंग फैसिलिटीज़ भी उनको अपने प्रोडक्ट के लिए नहीं मिल पाती। ना ही वो टाइम से कंज्यूमर के पास अपना प्रोडक्ट पहुंचा पाते हैं, ना ही वो मार्केटिंग फैसिलिटीज़ टाइम से ले पाते हैं, जिसकी वजह से उनका जो प्रोडक्ट है वो बिक नहीं पाता है और वो वेस्ट जाता है, और फार्मर की इतनी इनकम भी नहीं हो पाती और उसको नुकसान भी ज़्यादा होता है। अगली हम बात करें तो लैक ऑफ स्किल एंड प्रिवेलेंस। मतलब कि जो भी उनमें स्किल है, कुशलता है, वो उसकी भी कमी है, कि जो कुशलता होनी चाहिए फ़िशिंग के एज़ अ प्रोफ़ेशन जो मानते हैं। तो एक अगर हम कास्ट की बात करें ना, तो हमारी इंडियन सोसाइटी कास्ट रिडन सोसाइटी है। कास्ट के, जाति के आधार पे वो चलती है। तो जाति के आधार पे जो स्किल्स हैं, या जो फ़िशिंग की हम बात करें तो एज़ अ प्रोफ़ेशन उसको इतना ज़्यादा मान्यता या इतनी ज़्यादा ध्यान इम्पॉर्टेंस नहीं दी गई है, जिसकी वजह से स्किल्स लोगों में बहुत ज़्यादा कम है फ़िशिंग सेक्टर को लेके, क्योंकि उसको बढ़ावा ही नहीं दिया गया इतना। और बढ़ावा ना दिया जाने की वजह से वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट की भी बात नहीं करी गई, ना ही उस पे ध्यान दिया गया, जिसकी वजह से जितने अच्छे से इस प्रोफेशन को, इस सेक्टर को हम ग्रो करवा सकते हैं, उतने अच्छे से हम ग्रो नहीं करवा पा रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम। तो ये हमने बात करी थी प्रॉब्लम्स की, जो ब्लू रेवोल्यूशन में हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। अब हम बात करेंगे स्ट्रैटेजीज़ की, स्ट्रैटेजीज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पिसीकल्चर, मत्स्य पालन के विकास के लिए रणनीतियाँ। कि जब हमें मत्स्य पालन को
का विकास करना है, डेवलपमेंट करना है। ये जो हमने प्रॉब्लम्स देख ली कि क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं जिसकी वजह से विकास नहीं हो पा रहा है। तो अब हमें इनको टैकल करने के लिए, इसके विकास के लिए क्या क्या करना है, क्या क्या रणनीतियाँ बनानी है। तो पहली हम बात करें तो फोकस ऑन द इम्प्रूवमेंट्स इन ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी। वही बात करी हमने कि जो पहले, अगर एक ट्रेडिशनल मेथड मतलब स्किल डेवलपमेंट हम नहीं कर रहे हैं, तो जिसको जैसा आता है, जो पहले की एफिशिएंसी है पुराने लोगों में, वो वही अपनी जनरेशन्स में पास ऑन कर देते हैं। तो अगर उसी एफिशिएंसी के साथ हम बाकी चीज़ों को भी क्लब कर दें, मिला दें, मतलब जैसे कि एक ब्रीडिंग की टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट कर दें ताकि अच्छे से फिशेस ब्रीड हो पाएंगी, तो ज़्यादा अमाउंट में हमें फिशेस मिल पाएंगी, जिससे कि फ़िश फार्मर की का बिजनेस, उनकी इनकम भी इंक्रीज़ होगी। दूसरा, डिजीज़ कंट्रोल। अब आज के टाइम पे जैसे क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फिशेस पे या जो जलीय प्रजातियां, उन पे बहुत ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है। तो अगर उस असर को कम करने के लिए डिजीज़ कंट्रोल ले हम उनका ध्यान रखें, उनका संरक्षण करें, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, तो उससे भी फिशेस में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगी और एक सेक्टर में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो अगर हम एक एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करना चाहें, कि जो पहले से लोगों में स्किल्स ऑलरेडी हैं पहले, उनके साथ अगर हम इन चीज़ों को भी कंबाइन कर देंगे, तो एक बहुत अच्छी तरीके से डेवलपमेंट हमें देखने को मिलेगा, विकास देखने को मिलेगा मत्स्य पालन में। अगली हम बात करें कि जो इकोसिस्टम मतलब पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है, इकोसिस्टम की जितनी भी कैरिंग कैपेसिटी है, हम उसी के अकॉर्डिंग प्लानिंग करें। जैसे कि अभी हमने बात की थी कि जो फिशरीज मैनेजमेंट एजेंसी है, जो बॉडीज़ हैं वहाँ की, वो साइंटिफिक एडवाइस पे रिलाई नहीं करती कि कितने ज़्यादा हमें फिशेस को कैच करना चाहिए ताकि उनका एक परमिसिबल अमाउंट रहे और उनकी टाइम अच्छे तरीके से ब्रीडिंग हो सके। तो जब उस पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो उससे क्या होगा कि इकोसिस्टम की जो कैपेसिटी है, कैरिंग कैपेसिटी, वो भी तो लूज़ होगी। तभी तो वो लुप्त होने के कगार पे भी आ जाएंगी, फिशेज़ या फिर जो भी जलीय प्रजातियां हैं। तो इसीलिए हमें एक तरीके से, इस तरीके से सुनिश्चित करना पड़ेगा, एक योजना बनानी पड़ेगी कि किस जगह पे कितना, एक टाइम पे कितना हमें कैच करना है, ये कितना एक परमिसिबल अमाउंट, परमिसिबल लिमिट होनी चाहिए। उससे क्या होगा, हमारी विकास दर बढ़ेगी। अगली हम बात करें तो अब जैसे हमने देखा है क्या होती है, जो भी हम जब भी प्रॉब्लम्स की बात करते हैं ना गाइस, तो उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन या उन प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए जो स्ट्रैटेजीज, रणनीतियाँ बनानी होती हैं, तो उसी प्रॉब्लम, जो हम प्रॉब्लम बता रहे हैं, उसी को सॉल्यूशन में डाल दो। कि अगर ये दिक्कत है, जैसे कि अगर फाइनेंस की हमने बात करी थी कि फाइनेंस की दिक्कत है, तो फाइनेंस की दिक्कत है तो उनको फाइनेंस प्रोवाइड करवा दो, तो वो दिक्कत ख़त्म हो जाएगी। तो वही बात की गई है कि फॉर्मुलेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट पॉलिसीज़, कि ऐसी पब्लिक की और पब्लिक और प्राइवेट पॉलिसीज़ बनाए, जिससे कि ये जो फार्मर्स हैं, फिश फार्मर्स हैं, इनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिले, इनको आर्थिक साधन मिले, इनको इनकी स्किल्स एनहांस करने के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाओ, जिससे कि इनकी स्किल्स एनहांस हो जाए। फार्मर्स एक जैसे अवेयरनेस कैंपेन चलाओ, जिससे कि फार्मर्स अवेयर हो, या फिर उनका ट्रेनिंग सेशन रख दीजिए, जिससे कि फार्मर्स को अवेयरनेस प्रोवाइड कराई जाए, उनको नॉलेज, ज्ञान प्रदान किया जाए कि किस तरीके से काम को किया जाना चाहिए एक अच्छे तरीके, अच्छे वे में, ताकि उनकी भी इनकम बढ़ेगी और फिशरी सेक्टर को नुकसान भी नहीं होगा। तो इस तरीके से नीतियाँ बनाई जा सकती हैं, जिससे कि हमारी वो फाइनेंस वाली भी और जो स्किल वाली प्रॉब्लम है, वो हमारी एलिमिनेट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। फिर हम बात करें एम्फेसिस ऑन लिवरेजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, कि एक सूचना प्रौद्योगिकी का हमें लाभ उठाना चाहिए, कि उस पे ज़ोर देना चाहिए कि अगर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का लाभ उठाएंगे, उनको लेंगे अच्छे से प्लान करके, तो वो हमारे फिशरी सेक्टर पे भी काम करेगा और एक उसके विकास में भी मदद करेगा। अगली हम बात करें तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात करी थी कि जो अगर डिमांड नहीं होती है, तो फिश फार्मर्स के पास, किसान, जो मछली किसान हैं, उनके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, ढांचा ही नहीं है अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको रखने के लिए। तो इसीलिए यही बोला जा रहा है
कि कोल्ड चेन में इन्वेस्ट कीजिए, एक मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, जिससे कि जो भी उनका अगर माल बिक नहीं पाता है या सेल नहीं हो पाता है, वो उनका वो वहाँ पे स्टोर करके रख सके और उनको नुकसान ना हो। इसी तरीके से हम ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ भी उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, जो हमने प्रॉब्लम्स में बात की थी कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ या मार्केटिंग फैसिलिटीज़ उनको टाइमली नहीं मिल पाती है, तो हम उसमें भी किसानों की मदद कर सकते हैं ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड करने में। और सेम वे उनको कोल्ड चेन स्टोरेज भी हमें प्रोवाइड कर देना चाहिए, जिससे कि ये प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी, और ये प्रॉब्लम ख़त्म होगी तो इनडायरेक्टली ऑटोमेटिकली फिशरी सेक्टर का विकास होगा तो फार्मर्स का भी विकास होने लग जाएगा, और फार्मर्स का विकास होगा तो ओवरऑल हमारी इकोनॉमी का, हमारी कंट्री का भी विकास होने लग जाएगा। तो ये हमने क्या कर दिया, वही वापस से इकोनॉमिक साइकिल बना दी हमने, एक सर्कुलर फ्लो बना दिया, जिसमें कि हमारी इकोनॉमी ऑटोमेटिकली अच्छे से रन करनी या विकास दर पे जानी शुरू कर जाएगी, डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाएगी हमारी इकोनॉमी की। तो इस तरीके से हमें लिंकेजेस बनाने हैं, जैसे अभी हमने यहाँ पे ज्योग्राफी में इकोनॉमी से भी लिंकेज बना दिया, हमने एक सर्कुलर फ्लो बना दिया। अगर हम यहीं पे स्ट्रैटेजीज के बाद यहाँ पे एक सर्कुलर फ्लो दिखा देंगे इस तरीके से, तो ये भी हमारे आंसर को बहुत ज़्यादा अच्छा बना देगा और मार्क्स हमारे इंक्रीज होंगे इससे। तो इन स्ट्रैटेजीज़ को ज़रूर फॉलो कीजिए। कहीं पे फ्लो चार्ट बनाना है, कहीं पे ऐसे सर्कुलर फ्लो, क्योंकि जब एग्जामिनर देखेगा कि ज्योग्राफी में बंदे ने इकोनॉमी को भी इंक्लूड कर दिया, बहुत इंप्रेस हो जाएगा, क्योंकि व्हाट वी हैव टू डू इज इंटरकनेक्टिंग। ठीक है। आगे चलते हैं। कंक्लूडिंग लाइंस में हम क्या कह सकते हैं कि इंडिया इज़ होम टू मोर देन 10% ऑफ ग्लोबल फिश डाइवर्सिटी। मतलब इंडिया एक 10% से भी ज़्यादा विश्व भर की, अगर हम दुनिया भर की बात करें, तो मछली की जो डाइवर्सिटी है, प्रजातियां हैं, उनका घर है। इंडिया में 10% से भी ज़्यादा मछली की प्रजातियां रहती हैं पूरे दुनिया भर की। और टोटल फिश प्रोडक्शन की अगर हम बात करें, मछली उत्पादन की बात करें, तो उसमें इंडिया सेकंड रैंक पे आती है, दूसरे नंबर पे आती है। तो जब हमें पता है कि इतने ज़्यादा अच्छे स्केल पे इंडिया आज के टाइम पे है, तो उसका डेवलपमेंट का बहुत अच्छा स्कोप है हमारे पास, और हम उसकी डेवलपमेंट कर सकते हैं। फिशरीज़ की, एक्वाकल्चर की, मत्स्य पालन और जलीय कृषि की हम एक विकास बहुत अच्छे से कर सकते हैं। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिस्ट्रक्चर किया, हमारी सरकार ने एक सेंट्रल प्लान को रिस्ट्रक्चर किया, जिसको हमने नेम क्या दिया था, ब्लू रेवोल्यूशन। तो उसको रिस्ट्रक्चर करके दोबारा से उसको एक नया रूप देके हमारी सरकार ने उसको क्या कहा, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ फिशरीज फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द सेक्टर। मत्स्य पालन का एकीकृत विकास और प्रबंधन। कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट मतलब एक साथ सभी का विकास हो और प्रबंधन हो, मैनेजमेंट हो फिशरीज का, ताकि पूरे के पूरे सेक्टर की ओवरऑल डेवलपमेंट हो। वही जो हमने सर्कुलर फ्लो पढ़ा था कि पूरे के पूरे अगर सेक्टर की डेवलपमेंट होगी, हम ये प्रॉब्लम्स को अगर एलिमिनेट कर देंगे, हटा देंगे, तो पूरे सेक्टर की डेवलपमेंट होगी। सेक्टर की डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि वहाँ के जो फार्मर्स हैं, जो वहाँ पे काम करते हैं, लोकल कम्युनिटीज़ हैं, उनकी भी डेवलपमेंट होगी, और उनकी डेवलपमेंट होगी तो हमारी ओवरऑल इकोनॉमी की डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से हम अपने आंसर को कंक्लूडिंग लाइंस पे ख़त्म कर सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये एनालिसिस पसंद आया होगा और आप लोगों को समझ में आया होगा कि आंसर को किस तरीके से अटेम्प्ट किया जाना चाहिए। कुछ पॉइंट्स जो आप लोगों को लगता है कि आप लोगों ने ऐड ऑन किए हुए हैं, जो इस क्वेश्चन में, इस आंसर में हमने अभी नहीं पढ़े हैं, तो प्लीज़ उनको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जो पॉइंट्स यहाँ पे आपको लगते हैं थे आपने नहीं लिखे हैं, तो उनको अपने आंसर में ऐड ऑन कर लीजिएगा अपने नोट्स के साथ। वो आप लोगों को आगे जाके बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। सो लास्ट में मैं आपको अपने कोर्सेज़ के बारे में दोबारा ओवरव्यू दे दूँ, तो हमारा करंट अफेयर्स बैच रन कर है, जिसमें पीडीएफ्स प्लस लाइव डाउट सेशंस लिए जाते हैं। जनरल स्टडीज़ प्री प्लस मेंस बैच है, हाईली रिकमेंडेड बैच, प्लीज़ ज्वाइन कीजिए। मेंस आंसर राइटिंग बैच है, अभी ज्वाइन कीजिए, अभी से अपनी मेंस की तैयारी शुरू कीजिए, अच्छे लेवल पे इवैल्यूएशन कराइए अपने आंसर्स का। एंड एनसीईआरटी टारगेट बेस्ड टेस्ट सीरीज़ बैच है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे कॉल कर, सॉरी, व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे मैसेज करके आप एनरोल कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।